अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में, जिसका नाम है लेविस मॉडल। लेविस मॉडल बुनियादी तौर पर आर्थर लेविस ने 1950 की दिहाई में यानी 1950s में ये प्रेजेंट किया था, लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ ये बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल है, यानी इसको जब हम मॉडल को कैटेगराइज करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये ऐसा मॉडल है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस पे बहस करता है और डेवलपमेंट प्रोसेस को और डेवलपमेंट को रिजल्ट करा देता है स्ट्रक्चरल चेंज का। यानी ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी बुनियादी तौर पे इस चीज़ पे बहस करती है कि जो डेवलपमेंट है ये बेसिकली प्रोसेस है कि आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ना उनको अरेज करें, उनको उभारें और अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज करें। स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, जब तक आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमी का चेंज नहीं होगा तब तक आप डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। तो स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी कहती क्या बेसिकली हाइपोथेसिस दैट अनडेवलपमेंट इज ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस चीज़ का हाइपोथेसिस ये चीज़ ये मानती है स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी कि जो अनडेवलपमेंट है या जो पुअरनेस है या जो पॉवर्टी है और अंडर डेवलपमेंट होना है किसी मुल्क का, वो बेसिकली रिजल्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। ये नहीं कि रिसोर्सेज नहीं होते मुल्क के पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन वो अंडर यूटिलाइज हो रहे होते हैं और वो पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं किए जा रहे। arising from structural or institutional factors that have their own origins in both domestic and international dualism। तो ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डुअलिज्म की वजह से ऐसा आता है कि एक सेक्टर अच्छा डेवलप हो जाता है, दूसरा सेक्टर अंडर डेवलप है। डेवलपमेंट देयरफॉर रिक्वायर्स मोर देन जस्ट एक्सेलरेटेड कैपिटल फॉर्मेशन। सिर्फ एक्सेलरेटेड कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, यानी सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन होती जाए तो डेवलपमेंट की तरफ आप नहीं जा सकते अनटिल कि आप अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज करें, अपनी इकोनॉमी की साख्त में तब्दील आए, उसका बेसिक ढांचा तब्दील करें। जब तक आप बेसिक ढांचा तब्दील नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमी मूव ऑन नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी। अब स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी में अगली है चीज़ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आपने। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, किस चीज़ का नाम हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं? कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एन इकोनॉमी इन सच अ वे दैट द कंट्रीब्यूशन और टू नेशनल इनकम बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इवेंचुअली सरपासेस द कंट्रीब्यूशन बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी डेवलपमेंट प्रोसेस कब शुरू होता है? डेवलपमेंट प्रोसेस तब शुरू होगा जब आपकी इकोनॉमी में, जब आपकी नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का हिस्सा कम होना शुरू हो जाएगा और इंडस्ट्री सेक्टर का या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कब स्ट्रक्चर चेंज होगा आपका? स्ट्रक्चर आपका तब चेंज होगा जब आपका हिस्सा जो है नेशनल इनकम में वो एग्रीकल्चर का कम हो जाए और इंडस्ट्री का ज़्यादा आना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। जैसे जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की नेशनल इनकम में जो एग्रीकल्चर का हिस्सा था वो 51% था। तो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होते ये सूरत है कि आज पाकिस्तान की नेशनल इनकम में जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो तकरीबन 18 से 19% आएगी और इंडस्ट्री का हिस्सा जो उस वक्त कोई तकरीबन 8-10% था नेशनल इनकम का, वो बढ़ते तकरीबन 25% पे चला गया है इकोनॉमी का। तो जितने डेवलप कंट्रीज है उसमें देखें, उसमें आपको एग्रीकल्चर का शेयर कम नजर आएगा, सर्विसेज सेक्टर का और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर ज़्यादा नजर आएगा। तो ये है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो लेविस का जो मॉडल है वो बुनियादी तौर पे इन्हीं दो चीज़ों पे बेस करता है। वो बात करता है रिसोर्सेज की, तो सरप्लस लेबर की बात करता है। जब हम सरप्लस लेबर की बात करते हैं कि इन मुल्कों के पास लेबर सरप्लस होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो सरप्लस लेबर से क्या मुराद लेते हैं? तो सरप्लस लेबर से मुराद लेते हैं इट मीन द पार्ट ऑफ लेबर विच इवन इफ इज विड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन देयर विल बी नो फॉरेन आउटपुट। यानी वो हिस्सा लेबर का वो हिस्सा जिसको अगर हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से निकाल भी लेंगे तो उसका
टोटल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऐसी लेबर जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, ऐसी लेबर जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो, उसको हम कहते हैं कि ये सरप्लस लेबर है। यानी इस बंदे की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम तो कर रहा है, नजर आ रहा है काम, लेकिन इसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, इसका कोई हिस्सा नहीं है, शेयर नहीं है इसकी टोटल आउटपुट में, तो इसको हम कहते हैं सरप्लस लेबर। अब हम बात करते हैं कि इसके अजम्पशंस ऑफ द मॉडल की। तो मॉडल के अजम्पशंस क्या हैं इसके? Assumption of model, सबसे पहला, इट इज़ अ डुअल इकोनॉमी हैविंग टू सेक्टर्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। दो सेक्टर इकोनॉमी है, डुअलिज्म की का हिस्सा ये दो सेक्टर इकोनॉमी है। एक तो बड़ा मॉडर्न है जिसमें जदीद इक्विपमेंट है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है, जिसमें वेजेस ज़्यादा हैं, जिसमें ट्रेनिंग का अहतमाम है। दूसरा ट्रेडिशनल सेक्टर है जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर माना गया है कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें जो टेक्नोलॉजी पुरानी इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, जिसमें एक्सेस लेबर खप गई है। तो ये एक सेक्टर, एक ट्रेडिशनल सेक्टर और एक मॉडर्न सेक्टर है। इट हैज़ अ ट्रेडिशनल सेक्टर ओवर पॉपुलेटेड, आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। रूरल एंड सबसिस्टेंस सेक्टर, एक तो ये देहाती सेक्टर है यानी रूरल एरियाज़ में, दूसरा सबसिस्टेंस सेक्टर, यानी सबसिस्टेंस सेक्टर ऐसा कि जहाँ वेजेस बहुत लो हैं और लोगों को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के लिहाज से वेजेस नहीं मिलती, बल्कि उनके एवरेज प्रोडक्ट के लिहाज से वेजेस मिलती है। कि सारे एक घर में 4-5 या 5-6 फैमिलीज काम कर रही हैं किसी खेत में, तो उनको उनकी काम के लिहाज से वेज नहीं मिलेगी, उनको वेज मिलेगी उनकी एवरेज के लिहाज से, कि जितनी वेज मिलनी है वो सबको इक्वली इस पर डिवाइड कर देते हैं, तो उनको एवरेज मिल देती है। ट्रेडिशनल सेक्टर है जीरो प्रोडक्टिविटी, ट्रेडिशनल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, कोई प्रोडक्टिविटी उनकी नहीं है, तो वो जो ना वो काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनका अगर उनको निकाल भी लेंगे, हाफ उसमें से निकाल भी लेंगे, तो हाफ बंदे उसमें से निकाल भी लेंगे तो भी उसकी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जितने ज़्यादा उसमें निकालते जाएंगे उनकी आउटपुट पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वेजेज इन ट्रेडिशनल सेक्टर इज डिटरमाइंड बाय एवरेज प्रोडक्शन, नॉट बाय मार्जिनल प्रोडक्शन। ये आपको पता है कि जो मॉडर्न थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, उसमें ये कहते हैं कि जो वेजेस डिटरमिन होते हैं वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिटरमिन होते हैं, कि जितना को बंदा काम करने वाला है, जितनी उसकी काम करने की सलाहियत है, उसके लिहाज उसको वेज डिटरमिन होगा, उसके लिहाज से उसको वेज मिलेगा। तो जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी प्रोडक्टिविटी उसका वेज भी ज़्यादा होगा, और जिसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी उसकी वेज भी लो होगी। लेकिन ट्रेडिशनल सेक्टर में हमारे यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो जीरो है, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, तो अब क्या होगा? क्या हम उनको पैसे नहीं देंगे कि शाम को काम करो, उसको भाई जाओ अब घर जाओ छुट्टी, अब आपकी चूँकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो थी इसलिए आपको मिल कुछ नहीं सकता? ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है ट्रेडिशनल सेक्टर में, फिर हम उसको उनके काम के लिहाज से नहीं करते, बल्कि 10 बंदे काम कर रहे हैं तो आपने 1000 रुपया अगर देना 10 बंदों को, तो आप ये नहीं करते किसी को 200 देते हैं, किसी को 100 देते हैं, बल्कि सब पे डिवाइड कर देते हैं, वो 100 रुपया सबको दे देते हैं। तो उनकी मार्जिनल की बजाय उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी से काम चलाया जाता है, उनको एवरेज प्रोडक्शन के लिहाज से उनकी मिलती है। यानी जितना उन्होंने सब बंदों ने काम किया वो सब भी प्रोडक्शन उन पर डिवाइड कर देते हैं और उसके लिहाज से उसको वेजेस मिल जाती है। तो उनकी डिटर्मिनेशन होती है ट्रेडिशनल सेक्टर में, वो उनकी एवरेज प्रोडक्शन से होती है, ना कि मार्जिनल प्रोडक्शन से। लेबर इंगेज इन ट्रेडिशनल सेक्टर आज सबसिस्टेंस वेज। अब ये जो एवरेज वेज मिलती है उनको, ये भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा कोई लेविशली ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बड़ा अच्छा गुजारा, वो बस अपने जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखा होता है उन्होंने उस सब, तो उनको वेज बड़ी लो मिल रही होती है, सबसिस्टेंस वेज, जिस पर सिर्फ गुजारा हो रहा होता है। यानी बमुश्किल उनके घर के हालात, उनकी रोटी पूरी हो रही होती है, इतनी थोड़ी वेज उनको मिल रही होती है। सप्लाई ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक, यानी सप्लाई ऑफ लेबर का इलास्टिक का मतलब ये है कि लेबर सप्लाई अनलिमिटेड अवेलेबल है, और मुकर्ररा वेजेस पे जितनी मर्जी लेबर आप लेते हैं, आपकी लेबर ख़त्म नहीं होने वाली, और ना ख़त्म होने वाली है, ना शॉर्टेज होने वाली लेबर की। तो अनलिमिटेड आपको लेबर अवेलेबल है, परफेक्टली इलास्टिक है कि वेजेस बेशक उसी वेजेस पे आपको सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती जाएगी, आपको वेजेस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि अगर आपको ज़रा लेबर चाहिए किसी काम में, तो आपको उसकी वेज उस सेक्टर में वेज बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आप उसी वेज पे आप क्या है कि लेबर आप लेते आएंगे मॉडर्न सेक्टर में। It also has a modern sector with high productivity. Unlimited labor is available on given wages.
तो अनलिमिटेड अवेलेबल है जनाब अली, क्योंकि एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है ना, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का मॉडल है कि लेबर ही लेबर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो वेजेस आप जो एक तय कर लेंगे, थोड़ा सा सब्सिस्टेंस सेक्टर से ज़्यादा कर लेंगे, तो आपके पास ढेर सप्लाई ऑफ लेबर अवेलेबल है, आपकी जनाब माइग्रेशन शुरू हो जाएगी ट्रेडिशनल सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर की तरफ। तो आपने एक वेज फिक्स कर दिया जो एग्रीकल्चर सेक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अब आपके पास रूम ही रूम है, आपके पास जगह ही जगह है, आपके पास गुंजाइश है कि आप जितने मर्जी बंदे ले आए, तो उधर से लेबर की सप्लाई में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। तो ये इसका एक हाइपोथेसिस है, अजम्पशन है कि अनलिमिटेड लेबर इज अवेलेबल ऑन गिवन वेजेस पे आपको मुसलसल जो है ना वो लेबर अवेलेबल है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने वाली। मॉडर्न सेक्टर यूजेस इट हैज़ आल्सो अ मॉडर्न सेक्टर विद हाई प्रोडक्टिविटी। अब इसका एक मॉडर्न सेक्टर भी है, तो ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल सेक्टर की कि उसकी क्या क्या खसूसियात है। अब आ रहे थे मॉडर्न सेक्टर, कहता है मॉडर्न सेक्टर यूजेस इट आल्सो हैज अ मॉडर्न सेक्टर विद हाई प्रोडक्टिविटी। तो इसका एक मॉडर्न सेक्टर भी है जिसमें प्रोडक्टिविटी हाई है, काम करने के सारे लोगों की ज़्यादा, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं। मॉडर्न सेक्टर यूजेस रीप्रोड्यूसिबल कैपिटल यूज करता है मॉडर्न सेक्टर। रीप्रोड्यूसिबल कैपिटल क्या होता है, यानी ऐसा कैपिटल जो पहले प्रोड्यूस होता है उसके बाद फिर वो यूज़ किया जाता है, जैसे मशीनरी है, टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो वो पहले प्रोड्यूस की जाती है, टेक्नोलॉजी मशीनरी यूज़ की जाती है, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो रिप्रोड्यूसेबल कैपिटल जो है ना वो ये यूज़ करता है ये मॉडर्न सेक्टर, जैसे मशीनरी है, जैसे इक्विपमेंट है वगैरह। इट हैज़ पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे लोगों को उनके काम करने की सलाहियत के मुताबिक वेज मिलती है, यानी जो जितना काम करेगा उतनी उसको वेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हाई है, यहाँ पे लोगों को काम करने की सलाहियत उनकी ज़्यादा, उनकी ट्रेनिंग है, उनके पास टेक्निक है, वो ज़्यादा काम कर लेते हैं। मॉडर्न सेक्टर हैज़ 30% हायर वेजेस दैन ट्रेडिशनल सेक्टर। अब ट्रेडिशनल सेक्टर से आप किसी बंदे को कैसे मॉडर्न सेक्टर में लाएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको कोई इंसेंटिव दें। इंसेंटिव क्या देंगे, आप मॉडर्न सेक्टर में वेज हाई रखें। अगर वेज हाई होगी तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, इंड्यूसमेंट मिलेगी, तरगीब मिलेगी, टेम्पटेशन मिलेगी कि भाई मैंने अब मॉडर्न सेक्टर में जाना है, शायद जाके काम करना है, तो वो उसी सूरत में जाएगा अगर उसको वेजेस ज़्यादा मिलेगी। अगर उसको वेजेस कम मिलेंगी या उतनी वेज मिलेगी तो कभी भी माइग्रेट करने पर राजी नहीं होगा। इसलिए मॉडर्न सेक्टर अगर चाहता है कि उसको सप्लाई ऑफ लेबर मिलती रहे तो उसको चाहिए कि कम अज़ कम 30% से ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कम अज़ कम 30% वेज उसको ज़्यादा करनी पड़ेंगी ताकि लेबर की वो माइग्रेट करवा सके और लेबर उसकी तरफ मूव कर सके। वेजेस रिमेन कांस्टेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सप्लाई ऑफ लेबर शुरू हो गई मॉडर्न सेक्टर में, तो मॉडर्न सेक्टर में सप्लाई ऑफ लेबर बंदे ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे अब चूँकि डिमांड मॉडर्न सेक्टर में बढ़ती जाएगी तो रिजल्ट किया आएगा कि वेजेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो वेज 30% हायर पे कांस्टेंट हो गई वो सेट रहेगी, उसी वेज पे जिस बंदे ने भी आगे काम करना उसी वेज पे करेगा, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगा। अब इसमें क्या होगा, सरप्लस लेबर फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर ट्रांसफर्ड टू मॉडर्न सेक्टर फॉर हायर वेजेस। तो सरप्लस लेबर जो ट्रेडिशनल सेक्टर में बढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा थी, अनलिमिटेड थी, वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी मॉडर्न सेक्टर में। तो मॉडर्न सेक्टर में जब ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट ये आएगा कि चूँकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेजेस कांस्टेंट हैं, वेजेस मुस्तकिल हैं, वेजेस बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन उनको बंदे अवेलेबल होते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट करेंगे, दोबारा उसी काम में नई फैक्ट्री शुरू कर लेंगे, नया प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे। जैसे जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यही करते हैं, वो किसी एक काम पे टिक के नहीं बैठ जाते, उनको एक काम से प्रॉफिट होता है, वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो उसका इकोसिस्टम क्रिएट करके एक नई चीज़ लॉन्च कर देते हैं, फिर उससे नया, यानी वो ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाता है, मुख्तलिफ कंपनियाँ शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनको इकोनॉमीज मिलनी शुरू हो जाती है, उनका स्केल बढ़ाना शुरू हो जाता है, उनका फिर प्रॉफिट बड़ा मार्जिन बनना शुरू हो जाता है। तो जितना प्रॉफिट मिलेगा वो री इन्वेस्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट मिलेगा फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट मिलेगा फिर री इन्वेस्ट करेंगे। इसी का री इन्वेस्ट करते करते सूरत ये हो जाती है कि आपकी सारी सप्लाई, आपका स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज हो जाता है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज कायम होनी शुरू हो जाती है। जो मॉडर्न सेक्टर है वो ग्रो करना शुरू, क्योंकि उसको मैन पावर बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है, और वो सारी लेबर जो एग्रीकल्चर से निकाली होती है उसको ट्रेन करते हैं, वो ट्रेंड हो के फिर मजीद लोगों के लिए आमदनी का बायस बनता है। इस तरीके से आपका इकोनॉमी का स्ट्रक्चर सारे का सारा चेंज होना शुरू हो जाता है, और ऐसे सूरत में फिर आखिर आप डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं।
तो इसकी डायग्राम जो है वो बड़ी अहम है। तो आए हम डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम पे बात करने के बाद फिर फर्दर इसको डिस्कस करेंगे।